कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। लास्ट वीडियो में इससे पहले तक किया था, इससे आगे करते हैं। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट हैज़ बिकम एसेंशियल। अब हम देख रहे हैं कि लगातार वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का और फॉरेस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा है, तो इस बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। कंजर्वेशन हमें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रिजर्व करना है, साथ साथ में जो हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है हमें उसको भी ध्यान रखना है। वाटर, एयर और सॉइल, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेंटल डाइवर्सिटी, यानी कि अगर हम वाटर को, सॉइल को, प्लांट्स, एनिमल, इन सबको भी हमें सपोर्ट करना है, इन सबको भी हमें प्रिजर्व करना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे प्लांट और एनिमल्स, इन सबकी जो ग्रोथ की स्पीसीज और ब्रीडिंग होती है, इससे रिलेटेड जो डाइवर्सिटी है इस सबको प्रिजर्व करना है। जैसे प्लांट की ग्रोथ, एनिमल्स की ग्रोथ और प्लांट और एनिमल्स की ब्रीडिंग। एग्जांपल लेते हैं, एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि हम अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप पर डिपेंड हैं। बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो अभी भी हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स की हैं, उन्हीं पर ही हम डिपेंडेंट हैं। फिशरी जो है बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है एक्वेटिक इससे हमारी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। अगर हम किसी भी एक प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी वो प्लांट एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा और उसको रिलेटेड हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। 1960 और 1970 में कंजर्वेशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम आया। 1960 से 70 यानी 10 साल का टर्नओवर लगा इस एक्ट को आने में। इस एक्ट को फिर हमने बनने के बाद नाम दिया, जो 1972 में इम्प्लीमेंट हो गया था। इसका नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1972 में। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है कि हम किस तरीके से हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक इंडियन लिस्ट भी है जिसमें हमें उन स्पीसीज़ का नाम दिया गया है जो हमें प्रोटेक्ट करनी है, और उस स्पीसीज़ की उस लिस्ट को पब्लिश भी किया गया है जनता के पास, जिससे कि सबको पता चल जाए कि ये स्पीसीज़ अभी थ्रेटन्ड है या फिर इसमें खतरा है, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसका जो थ्रस्ट था इस प्रोग्राम का था कि हमें पॉपुलेशन में जो भी इंडेंजर्ड स्पीस हैं, है ना, उनकी हंटिंग, उनका लीगल प्रोटेक्शन, उनकी हंटिंग पे हमें बैन लगाना है, उनका लीगल प्रोटेक्शन करना है, किसका, उनके हैबिटेट का, और उनके ट्रेड को हमें रिस्ट्रिक्शन करना है। तो चिल्ड्रन एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट स्टेबलाइज नेशनल पार्क, तो सेंटर और मैनी स्टेट्स ने क्या करा, सॉरी चिल्ड्रन ही सेंट्रल था, सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज करे क्या, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन सब का टारगेट क्या था, नेशनल कंजर्वेशन करना, प्लांट्स और एनिमल्स का नेशनल कंजर्वेशन करना, ये टारगेट था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। इस बिहाफ में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेबलाइजमेंट किया, उनको बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किए बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनकी मदद से वो एक स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि थ्रेटेंड है, जिसमें टाइगर और वन हॉर्न राइनोसॉर्स, कश्मीर ट्रैग और हंगुल, जिसे हंगुल भी बोला जाता है, कश्मीर स्टैग को हंगुल बोला जाता है। इसमें वन हॉर्न राइनोसॉर्स हैं और टाइगर है, ये तीनों ही जानवर हैं, टाइगर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, कश्मीरी स्टैग और हंगुल जिसे बोला जाता है। और 3 प्रकार के क्रोकोडाइल, ऐसा क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में रहता है, एक जो सॉल्ट वाटर में रहता है एक घड़ियाल, एक एशियाटिक लॉयन और अदर्स। इन सबको भी हमने थ्रेटन समझ के इन सबको प्रोटेक्शन लिस्ट में डाला है। ज़्यादातर जो इंडियन एलिफेंट और ब्लैक बक को हम चिंकारा भी बोलते हैं, तो भारतीय हाथी और ब्लैक बक, ये, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गौड़वान भी बोला जाता है, स्नो लेपर्ड, इन सबको लिए भी हमने पार्शियली लीगल प्रोटेक्शन करी है। इनकी हंटिंग और ट्रेड पे हमने प्रोटेक्शन किया, इन सबको रोक दिया है। हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। प्रोजेक्ट टाइगर का हमारा मोटिव था टाइगर की प्रोटेक्शन करना, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जो कि एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है, फॉनल स्पीसीज़ है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना रिलेट टू एनिमल। 1973 में अथॉरिटी रिलीज हुई जिसमें टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बताया। टाइगर पॉपुलेशन जो थी 1827 थी, टीम में पहुंच चुकी थी, जो कि 5,000 एक सेंचुरी के अंदर हमारे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 1827 रहेगी, जो कि पहले कितनी थी, 55,000। सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन का वो है हमारी पोचिंग ऑफ ट्रेड, यानी कि लोग व्यापार के लिए उनको मार देते हैं, उनका हैबिटेट श्रिंक करता जा रहा है। दूसरी बात, वो जो बेसिस पीस है, बेसिस पीस मतलब जिनके बिहाफ पे वो जिंदा है, उनका डिप्लेशन हो रहा है, और ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो जो ट्रेड है टाइगर की स्किन का और उनकी बोन्स का, वो जिसकी मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है ना, इंडिया और नेपाल सबसे ज़्यादा हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं इनको, है ना। सबसे 2/3 जो है टाइगर पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की, वो यहीं पर ही सर्वाइव करती थी। सबसे ज़्यादा जो हैबिटेट था टाइगर का वो इंडिया और नेपाल में था, क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन टाइगर की वो यहीं पर सर्वाइव करती थी। 2 नेशन जो जब प्राइम टारगेट थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए, यही 2 नेशन थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग होती थी टाइगर की और पोचिंग होती थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था पब्लिश किया गया वाइल्ड लाइफ कैंपेन था पूरे विश्व में। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए चलाया गया एक अभियान था जिसमें कौन शामिल था, टाइगर था। लॉन्च कब किया गया, 1973 में।
टाइगर का कंजर्वेशन जो था वो हम सिर्फ और सिर्फ एक एफर्ट के लिए इंडेंजर्ड स्पीसीज इसलिए ही सेव नहीं कर सकते, बल्कि हमें इक्वल इम्पोर्टेंस भी देनी है, यानी कि हमें उसके बायोटाइप को उसको प्रिजर्व करना है एक तरीके से। एक हमने नेशनल पार्क बनाया उत्तराखंड में, कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पुराना नेशनल पार्क माना जाता है ये। एक था सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, और एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में, सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, और कुछ और टाइगर रिजर्व में, जिनको हमने बना के टाइगर के प्रोटेक्शन करने के लिए एक कदम उठाया। अब कंजर्वेशन और प्रोजेक्ट का फोकस क्या था, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, लेकिन कुछ हद तक इंटेंस सर्च की गई डिफरेंट कंजर्वेशन के लिए, बहुत सारे मेजर्स लिए गए, यहाँ तक कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी भी कंजर्वेशन करने के लिए प्लेस ढूंढी गई। हमने देखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 और 1986 में बहुत सारी बटरफ्लाइज, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज थी, मॉथ, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई थी, उनको इस प्रोटेक्शन स्पीसीज़ की लिस्ट में ऐड किया गया, यानी हमने प्रोटेक्शन में केवल वाइल्ड लाइफ को ही, इंसेक्ट्स को भी ऐड किया। 1991 में पहली बार हमने प्लांट को जो है इन 6 स्पीसीज़ के साथ स्टार्टिंग किया, हमने प्लांट की ऐड किया इस लिस्ट में, यानी 9 प्लांट्स को पहले ऐड नहीं किया, पहले केवल वाइल्ड लाइफ ऐड थी। इंसेक्ट को 1986 के बाद जो लिस्ट थे उसमें इंसेक्ट ऐड किए गए, जिसमें बटरफ्लाई, मोथ, बीटल शामिल थे, और 1991 में पहली बार प्लांट को शामिल किया गया, और प्लांट की स्टार्टिंग में कितनी स्पीसीज़ शामिल की गई, 6 स्पीसीज़ शामिल की गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हम जानते हैं कि हमारे अगर हम चाहते हैं कि हम वास्ट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंजर्व करें, है ना, तो ये डिफ़िकल्ट होगा उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। इंडिया में ज़्यादातर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से, या फिर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो हमने इनको कुछ क्लासीफाइड कर दिया कैटेगरीज में। जैसे पहली कैटेगरी क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे मोर देन हाफ टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर, जिसका अगर कोई भी फॉरेस्ट है उसकी आधी से ज़्यादा जो लैंड है अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है ना, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट की कंट्री कैटेगरी में आ जाएगा। रिजर्व फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें किसका कंजर्वेशन किया था, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिसोर्स के कंसर्न को देखा जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये है कि उसमें जैसे कि जो और लोग हैं वो जा कर के फॉरेस्ट काट लिया, यूजफुल चीज़ों को ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी एरिया को तुमने रिजर्व घोषित कर दिया तो उस पर तुम कोई भी चीज़ तभी ले पाओगे, या किसी भी जानवर या किसी भी फॉरेस्ट को यूज़ तभी कर पाओगे जब तुम परमिशन ले लो गवर्नमेंट की। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कुछ फॉरेस्ट और कुछ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का क्या है, कंसर्न है, वो थोड़े कंसर्न है, इस वजह से इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है, जिसका 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 एरिया क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जिसको फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, जितना हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है उस टोटल फॉरेस्ट एरिया का जो 1/3 एरिया है फॉरेस्ट का, उसको हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया है। किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। फॉरेस्ट जो लैंड है उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम, क्यों करते हैं, किसी की उस लैंड का और ज़्यादा डिप्रेशन ना हो पाए, इसलिए हम उस लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमने टोटल फॉरेस्ट लैंड का 1/3 लैंड क्या डिक्लेयर कर रखा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है। किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें है गरियल्स ऑन द ब्रिंक। गरियल्स मतलब गरियल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। कब से, 1970 से अब तक बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है ना। यहाँ पे एक दिखाया जैसे कि बर्ड्स की डेथ दिखाई जा रही है, डर्टी यमुना में कितनी मात्रा में बर्ड्स की डेथ हो गई है। एक है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, ये और बाकी फॉरेस्ट हैं जो वेस्ट लैंड हैं, जिन पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी सबका अधिकार है, सब उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये इनको परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंटेन किया जाता है टिम्बर का और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्टिव रीज़न है ये। एमपी की जो सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, कम से कम टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% जो फॉरेस्ट है वो एमपी में है। उसके बाद एमपी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है रिजर्व फॉरेस्ट की। टोटल फॉरेस्ट का जो रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट्स के अंदर है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड एरिया का बल्क है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो है यहाँ पे बल्क है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यानी नॉर्दर्न एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि गुजरात के पास ही हाई परसेंटेज है फॉरेस्ट का, लेकिन वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का है, जो कि लोकल सबसे ज़्यादा लोकल कम्युनिटीज़ उसे मैनेज करती हैं। एक होता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजी है आर नॉट न्यू, हमारी कंट्री में न्यू नहीं है, हमें इसे इग्नोर भी किया है। इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो होम है कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का,
कुछ एरिया ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं।